नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और एक बार फिर से हम लौट आए हैं आईटीजी टॉक्स पर। हम हमेशा उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं, विभिन्न क्षेत्र के लोगों से आपको मिलवाते हैं और आज एक ऐसे क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं जिसपे मुझे लगता है कि चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक ऐसे क्षेत्र के लिए काम कर रही हैं जो उत्तराखंड क्या पूरे भारत में, पूरे विश्व में जिसके बारे में बात होनी चाहिए, जिसपे काम होना चाहिए। तो आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारी गेस्ट आई हैं वो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, उनके हकों के लिए काम कर रही हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ और रेणु डी सिंह देहरादून का एक ऐसा नाम नमस्कार जो सीमा जी। हर किसी के जुबान पे है। तो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत सारा धन्यवाद आपको सीमा जी कि आपने आज मुझे इस अपने इतने पॉजिटिवली जगह, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी वाली ये स्टूडियो में बुलाया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके, और आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ और आपके संग में बातचीत भी हो चुकी है। और आज का जो आपने मुझे टॉपिक दिया, बेशक ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वी ऑल नीड टू डिस्कस अबाउट इट। जेंडर लेड एम्पावरमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी हेल्पलाइन का नाम समाधान महिला लीगल हेल्पलाइन है और हम लोग देहरादून में स्टेशन है, लेकिन हमारा जो जुरिस्डिक्शन है, वर्क जुरिस्डिक्शन है, वो ऑल ओवर इंडिया। मैम, समाधान जी किसी चीज का हल। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि समाधान किस तरह से काम करता है। जरूर जी, तो इसके बारे में कुछ बताइए। और जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि कई तरह के एनजीओ बनते हैं, जी। लेकिन वो बनते हैं और फिर कुछ समय बाद जो है उनका उद्देश्य बदल जाता है। जी हाँ, तो इस तरह से समाधान ने किस तरह काम शुरू किया और किस तरह अभी भी ये आगे लगातार काम कर रहा है। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है सीमा जी। इसमें यही कहना चाहूंगी कि समाधान का मतलब है सोल्यूशन एंड वी आर अ सोल्यूशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एनजीओ है, यानी कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एनजीओ है और हम लोगों को काम करते हुए करीब 40 वर्ष हो चुके हैं। जो आपने हमारा सेंटर देखा वो अपने आप में ही 28 वर्ष पुराना, तो वही है, वो बिल्डिंग ही है और हमने इसको धीरे धीरे वेल इक्विप कर दिया। अभी हमारे पास में, ये हमने जब शुरुआत करी थी इसकी आज से 40 साल पहले, तो ये एक हेल्पलाइन थी। आज उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। ये एक 24 घंटे की हेल्पलाइन है और आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत से एनजीओज खुलते हैं, ओवरनाइट खुलते हैं, ओवरनाइट बंद भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो सस्टेनेबिलिटी है हमारी, जो इतने साल हम लोग अबाध रूप से कार्य करते रहे और कभी भी समाधान में एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया। 40 साल में कभी भी ऑफिस बंद नहीं हुआ, हेल्पलाइन कभी बंद नहीं हुई। इस बीच में दुख सुख, जीवन मृत्यु सभी कुछ चलता रहा, लेकिन हमने कभी भी अपना ऑफिस बंद नहीं होने दिया। और 24 घंटे की हेल्पलाइन शायद यही एक इकलौती हेल्पलाइन है नॉर्थ में जहाँ पे 24 घंटे फोन उठता है। 24 घंटे कोई भी महिला हिंदुस्तान की किसी भी हिस्से से हमें कॉल कर सकती है। और जो हमारी विशेषता है वो है रेस्क्यू। जी, हम लोग चैलेंज लेते हैं कि अगर 1000 किलोमीटर के अंदर का रेस्क्यू है तो 24 घंटे में हम रेस्क्यू कर लेते हैं। 1000 किलोमीटर से दूर की अगर रेस्क्यू कॉल है तो हम 48 घंटे में लड़की को, महिला को रेस्क्यू कर देंगे, फिजिकल रेस्क्यू। मतलब वो अगर मुसीबत में फंसी है कहीं पे, उसको बंद करके रखा गया है या कोई और किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई सिर्फ लीगल रेस्क्यू चाहती है तो वो भी इंस्टेंट है। लीगल रेस्क्यू, फिजिकल रेस्क्यू दोनों करते हैं। साथ ही साथ एक और विशेषता है कि हमारा वन स्टॉप सेंटर इसी बिल्डिंग में चलता है। ये जो वन स्टॉप सेंटर है, वैसे तो ये 50 तक महिलाओं को हम शेल्टर दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल इज ऑलवेज बेटर। तो हम कभी भी इसका नंबर 25 से अधिक नहीं होने देते इसमें। और जो शेल्टर के लिए है उसमें ये देखते हैं हम कि 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक की आयु वर्ग की महिला अगर किसी प्रकार की फिजिकल हिंसा से पीड़ित है, खास तौर से सेक्सुअल वायलेंस, जैसे गैंग रेप की पीड़िता हो गई, या रेप या इंसेस्ट की पीड़िता है, या अन्य किसी प्रकार की ऐसी हिंसा हो रही है जिसमें वो महिला को कोई और ऑप्शन नहीं है पर उस जगह से निकलना ही उसके लिए आवश्यक है, या तो बहुत अपमानित प्रताड़ित जीवन जी रही है, ऐसी स्थिति में वो हमें अप्रोच कर सकती है। पर हमारे यहाँ एक ही शर्त है कि जो भी महिला हमारे यहाँ शेल्टर लेगी उसको लॉ की पढ़ाई करनी मैंडेटरी है। तो पहले 30 दिन हम बिल्कुल बॉदर नहीं करते हैं, लड़की को
शेटर्ड महिला जो भी यहाँ पे आती है सर्वाइवर, वो पूरी तरह से शेटर्ड होती है, शी इज इनटू पीसेस, सो वी नीड टू रिकंस्ट्रक्ट हर इमोशनली फर्स्ट. इफ शी इज मेडिकली ऑल्सो इन नीड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल अटेंशन, वी डू प्रोवाइड दैट ऑल्सो. एंड वंस 30 days are over, then we ask her whether she can join LLB program law. क्यों जरूरी है ये? देखिए, जहां पर भी सेक्सुअल वायलेंस की बात हो जाती है, महिला की जिंदगी और पुरुष की जिंदगी में एक ही अंतर है. मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों के साथ सेक्सुअल वायलेंस नहीं हो रही, आज तो उनके साथ भी हो रही है. लेकिन हम तो फोकस्ड महिला पे हैं शुरू से, जेंडर फोकस्ड हमारा ओरिएंटेशन उसी का है, हमारी संस्था का. हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है वो 40 साल से एक ही है. भले ही हमारी काम करने की मोडेलिटी वक्त के साथ चेंज होती है, लेकिन जैसे अब इंटरनेट भी आ गया है, अब बहुत सोशल मीडिया भी आ गया है, तो उसमें वर्क मॉडलिटी में नई चीजें जुड़ती रहेंगी. लेकिन जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है वो 40 साल पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा. वो क्या है? इजी एंड डायरेक्ट एक्सेस ऑफ जेंडर अपॉन क्रिमिनल एंड सोशल जस्टिस सिस्टम. हिंदी में बता देती हूँ ताकि आपके दर्शक इसको अच्छे से समझ सके. जो हमारा आपराधिक कानून तंत्र है, जो हमारा आपराधिक कानून है और जो हमारा सोशल जस्टिस सिस्टम है, यानी कि सामाजिक न्याय का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उस पे महिला की सीधी और आसान पहुंच, यही हमारा कार्य है. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स easy and direct access upon criminal justice system and social justice system. ये तो हमारा मिशन स्टेटमेंट है. टू अचीव द टारगेट, जो हमारे टारगेट होता है वो ये होता है कि नॉट अ सिंगल वुमेन इन डिस्ट्रेस शुड बी लेफ्ट अलोन, यानी कि कोई महिला अकेली ना पड़ जाए. ये इमोशन लेकर के, ये स्पिरिट लेकर के हम लोग काम करते हैं. और चैलेंज ये लेते हैं, खुद को ही चैलेंज देते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम इंस्टेंट रेस्क्यू भी देंगे और इंस्टेंट उसको लीगल सपोर्ट करेंगे. और जो महिला हमारे यहाँ पे ऑप्ट करेगी, उसको सिर्फ LLB का प्रोग्राम क्यों चुनना है, उसका एक रीजन है. कब होता है महिला के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस? अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस तो किसी मजबूत महिला का भी हो जाएगा, उस पर भी हो जाएगा. रेप तो एक अपॉर्चुनिस्टिक क्राइम है, कब कहाँ हो जाएगा नो वन नोज. लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां होती हैं महिला की, वो ऐसी नहीं होती कि उसको किसी सॉफ्ट प्रोफेशन में भेजा जाए. उसके जो हमारी सामाजिक जो हमारी स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो कुछ ऐसा है कि रेपिस्ट से इतनी घृणा या रेपिस्ट से इतनी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रेप की सर्वाइवर है उससे सबको प्रॉब्लम है. उसका शोषण करना समाज जो है अपना अधिकार, समाज के कुछ लोग ऐसी महिला को कमोडिटी से भी बदतर ट्रीट करते हैं. और अभी भी देयर आर लॉट ऑफ जेंडर रिफॉर्म्स नीड टू बी brought, especially when I talk about police system, the police, because that is the first door they knock. पहला न्याय का जो पहला दरवाजा है वो पुलिस सिस्टम है. और आपने देखा ही है कि गढ़वाल में तो अभी भी ग्रामीण हजारों ऐसे गांव पड़े हुए हैं जहाँ पे अभी रेगुलर पुलिस चौकियां नहीं खुली हैं. हमारी सरकार स्लो कर रही है, काम कर रही है, लेकिन अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं. बिल्कुल. पुलिस चौकियां खुल रही हैं, पुलिस थाने खुल रहे हैं, महिला स्पेशल थाना भी अभी आपको पता ही होगा कि समाधान का ही PIL है जो सस्टेन हुआ है, और जिसपे अगस्त के महीने में स्टेट ने फिर से माननीय हाईकोर्ट से ये कहा है कि उनको और 6 months दिए जाएं, क्योंकि बहुत ह्यूज नंबर ऑफ विलेजेस आ देयर जहाँ पे इनको पुलिस चौकियां और थाने स्थापित करने. तो 6 महीने सब ज्यादा हो गया, तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है. लेकिन मुझे लगता है कि वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें महिला को शोषण होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. एटलीस्ट रेप नहीं होगा, फर्दर कोई रेप नहीं कर सकता उसका. एक रेप की बात आई है जी. तो उत्तराखंड में एक जो केस हुआ था और काफी उसकी चर्चाएं चली थी जी, जिसमें बात ये हुई थी कि जल्दी ही न्याय मिलेगा पीड़िता को. जी. जल्दी जो है कौन कौन उसमें शामिल था, सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें, लेकिन धरातल पे काम कुछ भी नहीं हुआ है. जी बिल्कुल. जो हमारे यहाँ का जिस तरह से न्यायिक तंत्र कार्य करता है, आपने देखा है जी. इसमें 2 चीजें बहुत ही नेगेटिव जाती हैं. पहली कि अक्सर करके अपराधी को, खासतौर से यौन अपराधियों को बेल मिल जाती है, बड़ी इजीली मिल जाती है. 2-4 महीने रहा अंदर, उसके बाद उसकी बेल हो जाती है. दूसरी एक समस्या ये है कि जो प्रोसीजर है वो बहुत स्लो है.
जितना फास्ट होना चाहिए रेप केसेस में खास तौर से। इवन आप देखिए, अगर पॉक्सो की भी कोर्ट्स देखिए तो कहने को है फास्ट ट्रैक, पर वो फास्ट ट्रैक नहीं है, मैं उनको स्लो ट्रैक ही बोलती हूँ। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी समस्या, और शायद बहुत सारी पीड़िताएं सिर्फ इस वजह से भी केस रिपोर्ट नहीं करना चाहती कि वो मुकदमेबाजी में नहीं पड़ना चाहती। जैसे अभी भी आपने देखा था कि एक महिला की कॉल आई, मैंने उसको अटेंड किया, उसने भी यही कहा, क्योंकि कानून की जब प्रक्रिया शुरू होती है उसमें जिस स्पीड से महिला के लिए या जेंडर के लिए न्याय की प्रक्रिया होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उस स्पीड से हमारे देश में न्याय नहीं होता। और एक महिला के लिए बड़ा क्रूशल होता है, वही आयु उसकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने की होती है, करियर स्टार्ट करने की होती है, वही उसकी चाइल्ड बियरिंग एज भी होती है, और वही उसकी मैरिटल सेटलमेंट की भी एज होती है। और ऐसे में अगर बीच में कोई उसके साथ अपराध हो गया तो आप सोच सकती हैं कि वो जो 10-10 साल लंबी चलने वाली प्रक्रिया है उसमें उसका जीवन खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और समाज उसको जिस दृष्टि से देखता है, जिस तरह से उसकी टैगिंग होती है, आप कितना भी गोपनीय रखने का प्रयास कीजिए, लेकिन श्रेय जाता है हमारे देश में। अब तो सोशल मीडिया भी बहुत सोशल एक्टिव मीडिया। है, और सोशल मीडिया में जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे लोगों की, वो अभी उतनी जागरूकता नहीं है। बहुत सारे लोग अनावश्यक रूप से इन केसेस को हवा दे देते हैं, इनके बारे में जरूरत से ज्यादा बातचीत करते हैं, और उससे कुछ भी छुपा नहीं रह जाता। मान लीजिए आपने उसका गांव का नाम बता दिया, घर कहाँ है बता दिया, स्कूल कहाँ है या वर्क प्लेस जहाँ पे कांड हुआ वो बता दिया, तो छुपा क्या रह गया? सही बात है। वो तो पब्लिक फिगर बन गई। और वो इन ए नेगेटिव सेंस आई एम सेइंग कि वो तो फिर कई जगह पे तो रेप केसेस को बड़े चटकारे लेके डिस्कस किया जाता है। मैंने बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि चटकारे लेके बातें करते हुए। ये बात जब सोशल मीडिया की आती है इसमें, तो कई बार ये देखा जाता है कि जब पुलिस के द्वारा या फिर जो लीगल प्रोसेस होता है उसमें जबकि पीड़िता या फिर जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी तस्वीर नहीं होती है, जी लेकिन बिल्कुल। सोशल मीडिया एक ऐसा वो बन चुका है कि वो कहीं से वो ढूंढ के लाते आप वो हैं। कोलकाता आरजीकर का ही देख लीजिए, जी। उस पीड़िता की तस्वीरें पूरे देश क्या पूरी जगह पे फैल गई। सोशल मीडिया ने उसमें बहुत जल्दी मचाई, जबकि पीड़िता का चेहरा नहीं बल्कि उत्पीड़क का चेहरा पब्लिक करना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि एक बदमाश आदमी है। जी। अब कानून तो कहता है कि जब तक वो ट्रायल के द्वारा सिद्ध ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट माना जाता है। लेकिन यहाँ ओपन एंड शट केसेस है। आरजीकर में ओपन एंड शट जैसी सिचुएशन थी, लेकिन वहां पे पीड़िता को पब्लिसाइज कर दिया गया। और देखिए, कानून है बहुत सख्त इस पे। हमारा आईपीसी 228 228 एक ऐसी धारा है जो पीड़िता के फेवर की है, जिसके तहत आप पीड़िता का कोई भी डेटा पब्लिक नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो कंप्लेन लिखी जाती है, एफआईआर लिखी जाती है, एफआईआर तक पे पीड़िता का नाम नहीं होता, नंबर होता है, केस का नंबर होता है। अच्छा। सेम थिंग गोज फॉर पॉक्सो के केस। जो आप पॉक्सो देखते हैं बालकों के, जो यौन हिंसा के उसके लिए बने हैं कानून, उसमें भी बालक का कहीं पर भी नाम नहीं होता। लड़की का भी किसी मेडिकल रिपोर्ट तक पे उसका नाम नहीं होगा, केस का नंबर होगा, मेमो नंबर होगा। इसका पालन जितना सख्ती से किया जा सकता है कर भी रहे लोग। लेकिन एक चीज इसमें इसकी आड़ में जो इन्फ्लुएंशियल, जो बहुत प्रभावशाली अपराधी होते हैं, जिनको आप बाहुबली अपराधी भी कह सकते हो, इनको बड़ा लाभ मिलता है। ये क्या करते हैं कि ये जो उसकी रक्षा करने के लिए खड़े हैं, जो उसकी सपोर्ट लाइंस हैं, पीड़िता की सपोर्ट लाइंस कौन है? जैसे आपके जैसे लोग, आप लोग सोशल स्पिरिट के लोग हो, यानी कि आप जेंडर को ये कर रहे हो, सोशल मीडिया के माध्यम से ही कर रहे हो, लेकिन आप लोग जेंडर सेंसिटिव लोग हो, आप कभी भी पीड़िता का बुरा नहीं करना चाहते। हमारे जैसी हेल्पलाइंस जहाँ पे हम लोग पीड़िता को पूरा सपोर्ट देते हैं, जो उसके परिवार ने भी नहीं दिया, वो सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग इन धाराओं में पूरी कोशिश करते हैं कि उल्टे हमें ही फंसा दें, और फंसा भी देते हैं। कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाके ये झूठे केस लगा देते हैं। फिक्टिशियस भी होते हैं, कभी कभी खुद कुछ लिख देंगे और वो हमारे नाम से फेक कहीं बना के अकाउंट और कुछ डाल देंगे, और फिर जब तक जांच वांच होगी तब तक तो 3-4-5 साल गुजर जाते हैं, तब तक हम ही लोग पीड़ित की लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत दुखद सिचुएशन है। दूसरी बात आपको और एक बताऊंगी जो कि अब मुझे बड़ी हंसी भी आती है, मतलब इट्स वेरी आयरॉनिकल। आपको बताऊं, एक प्रश्न आप जरूर पूछिएगा सीमा जी, अपने आप से पूछिए, लोगों से पूछिएगा कि कोई
कितनी सारी एनजीओज रात और दिन खुल रही हैं। अकेले अगर आप देहरादून के तो 1,48,000 एनजीओज हैं जो महिलाओं के उस पे काम कर रही हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। जी। और ये नंबर 2013 के बाद बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन क्या कारण है कि हेल्पलाइन कोई नहीं खोलता? क्या कारण है कि वन स्टॉप सेंटर कोई नहीं खोलता? क्या सरकार का बनाया हुआ वन स्टॉप सेंटर सफिशिएंट है? जिस हिसाब से केसेस होते हैं वहां पे सिर्फ 5 दिन के लिए महिला को शेल्टर दिया जाता है, 6ठे दिन उसको सड़क पे खड़े कर दिया जाता है, और वहां से जो उत्पीड़क होता है वो ही टेक्स केयर, वहां से वो फिर पीड़िता को उठाते हैं आके कि 5 दिन बाद बाहर है वो। और यही रीजन है कि केसेस जो हैं वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं, पीड़िता वहां पे जाके टूट जाती है। जबकि हमारी हेल्पलाइन पे ऐसा नहीं है। हम 30 दिन का अनकंडीशनल शेल्टर देते हैं, उसको सपोर्ट प्रोटेक्शन हर चीज देते हैं। यदि वो 30 दिन के अंदर भी प्रिपेयर नहीं महसूस कर रही है अपनी लड़ाई लड़ने को, तो हम लोग उसको फिर लॉ पढ़ा देते हैं। एलएलबी तो कर ही सकती है, बिल्कुल एलएलबी कराते हैं, जिसमें अगर 12वीं भी नहीं पढ़ी है तो ब्रिज प्रोग्राम के द्वारा उसको एक पार लेकर के आते हैं उस लेवल पे और फिर पढ़ाते हैं। तो ये जो सपोर्ट है इसमें 2 है, एक है 3 साल का सपोर्ट और एक है 5 वर्षीय सपोर्ट। अच्छा। और हमारे पास जो केसेस आते हैं ज्यादातर ऐसे परिवारों के आते हैं जो पहले से बहुत पिछड़े हुए हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्रों से होती हैं लड़कियां, और ज्यादा गैंगरेप की पीड़िताएं रहती हैं जो हमारे पास आती हैं। और दूसरी एक और आपको चीज होता है कि जो रेपिस्ट होते हैं ये सारे मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाता जी, है। इनके कनेक्शन बन जाते हैं। और इसके बाद इनका एक अपना बनता है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा और बड़ा ही विलेनस, बड़ा ही अगली एक इनका सिंडिकेट आप कह सकती हैं बन जाता है, जिसमें जो पावरफुल होते हैं वो पैसे से उसको नरिश करते हैं। और इन लोगों का काम ये होता है कि जो पुराने केसेस हैं उनको लेकर के और समाज में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जो अब आप अगर कहें नॉर्थ की तो हमारी तो इकलौती ही हेल्पलाइन है जो इतने काम करती है। और आपने पूर्व में देखा भी है कि जरूरत पड़ने पे स्टेट का एक बहुत मशहूर केस हुआ था उत्तराखंड गैंगरेप कांड 2008 में, जिसमें पीड़िता की जान पूरी खतरे में थी क्योंकि जिन्होंने वो अपराध किया था वो बहुत प्रभावशाली लोग थे पॉलिटिकली। तो लेकिन हम लोगों ने, आज वो पीड़िता बहुत सक्सेसफुल है, कानून, आज वो वकील है और बहुत अच्छे से अपना परिवार देख रही है, अपने शादीशुदा जीवन भी जी रही है। 1 वर्ष में इतनी दुर्गति हुई थी उसकी उस वक्त, उस केस में जिस तरह से उसका रेप हुआ था उसमें 16 सर्जरीज तो मुझे याद है कि हमने 1.5 साल के पीरियड में उसकी हुई थी। 16 सर्जरीज, शी वाज इन सच बैड कंडीशन आफ्टर रेप। तो और उसके बावजूद हम लोगों को बहुत बुरी तरह से अत्याचार का सामना, मतलब संस्था को ही शिकार बना दिया था। और ये अक्सर होता भी है कि जब भी कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल अपराधी होते हैं ना, तो वो पहला शिकार संस्था को बनाते हैं ताकि तो जैसे मारपीट और गुंडागर्दी नहीं कर पाए क्योंकि भी पुलिस की सुरक्षा मिल गई थी, तो वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाके गंदी गंदी बातें करना या पब्लिक प्लेसेस पे बैठ के एक प्रोपेगेंडा करना संस्था के विरुद्ध। और जो सबसे दुखद होता है वो ये होता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए हैं, ये भी उस झांसे में आ जाते हैं। और अगर आज समाधान इतना पावरफुल ना हो, आज मैं आई डोंट वांट टू बी मॉडेस्ट सेइंग कि आज हम लोग कोई छोटी मोटी नहीं, हम लोग बहुत पावरफुल हैं और पावरफुल बनना बहुत जरूरी है। पावरफुल इन दी सेंस ना सिर्फ स्टेट लेवल, आपको नेशनल लेवल पे केंद्र से भी बहुत पावरफुल बनना पड़ता है। और आपको अपने साथ में लॉ प्रोफेशन को जो है बहुत लेकर के चलना होता है। तो आज जो हमारी ही बच्चियां 7,000 से ऊपर हैं पिछले 40 सालों में जो रेस्क्यू, और सभी सक्सेसफुल लॉयर्स एंड एडवोकेट्स हैं, आज हमारे बच्चे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो एक तो वो बहुत अच्छी पावर समाधान के पास है। आज नहीं कोई पंगे कर सकता, लेकिन एक समय था ना, नहीं था इतना, उस समय को पार करके यहाँ पे पहुंचे हैं। जी 40 साल की यात्रा है और रोलर कोस्टर यात्रा थी। और ये भी एक रीजन है सीमा जी कि व्हाई lot of good groups of people for us and lot of good activists, those who are really working for gender, वो बैक आउट कर जाते हैं क्योंकि डर जाते हैं इतना। आपको आज समाधान की अपनी बिल्डिंग है, अपना सब कुछ है, तो कम से कम बिजली नहीं कोई काट सकता, पानी नहीं काट सकता, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि निकलो यहाँ से।
बहुत सारे संस्थाओं के पास अपना नहीं होता है इंफ्रा, तो वो बेचारे किराए में चलते हैं, वहां से नहीं चला सकते क्योंकि इमीडिएटली मकान मालिक बोले को बताया जाता है कि निकालो। हाँ। और ऐसे में एक और दुखद बात ये है कि पहले से ये मान के चलते हैं बहुत से लोग कि ये केस तो झूठा ही होगा। हाँ। एक ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केसेस झूठे नहीं होते हैं, लेकिन समाधान का जो काम करने का तरीका है वो बहुत प्रोफेशनल है। शायद मैं ये कहना भी चाहूंगी कि अगर प्रोफेशनलिज्म सीखना भी है ना, तो पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोगों से सीखना चाहिए। दे शुड लर्न फ्रॉम अस हाउ वी वर्क। हमारा जो केस का असेसमेंट होता है बहुत इंस्टेंट करते हैं कि इधर केस रिपोर्ट हुआ, हम डिले नहीं करते हैं, हम तुरंत पुलिस में कंप्लेंट फाइल करने के साथ साथ मेडिकल के साथ साथ केस एनालिसिस में लग जाते हैं। ये देखते हैं कि इस केस में मेरिट्स क्या है, इसका लीगली ये सस्टेन होगा या नहीं होगा, सोशो लीगली ये सस्टेन कर पाएगी पीड़िता, नहीं कर पाएगी। हजारों चीजें पैरेलली होती है। साथ ही साथ लगातार पीड़िता का इमोशनल सपोर्ट, उसके साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसको जैसे पुलिस में पीड़िता जाती है तो शी इज ऑल लॉस्ट, शी डजंट नो व्हाट नेक्स्ट। हाँ। हमारे यहाँ पे जैसे ही एफआईआर फाइल हुई, पोस्ट एफआईआर पीड़िता को पूरी प्रक्रिया के विषय में समझाया जाता है कि अब इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा। ये भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर उसको विरोध का सामना करना होगा, कहाँ पे उसकी बेइज्जतियां की जाएंगी, ये भी बता देते हैं उसको कि कोर्ट में किस किस्म के लोग मिल सकते हैं। या पुलिस के काम करने में भी पुलिस इम्यून हो जाती है कई दफे। ये लोग इमोशनली इम्यून हो जाते हैं। इनके लिए तो वो रूटीन होता है, जो पीड़िता है उसके लिए वो रूटीन नहीं है। उसके जीवन में ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, उसके जीवन की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो ये लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं उसमें पीड़िता और टूट जाती है। उसको लगता है अगर अभी शुरुआत में इतनी बेइज्जतियां कर रहे हैं, बाद में कितनी करेंगे, है ना। और दूसरी गाहे बगाहे खबरें तो आप पढ़ती ही रहती हैं कि फलानी लड़की ने परेशान होके आत्महत्या कर ली, तो वो भी एक बड़ी होती है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम किसी भी तरह से लड़की की सेल्फ एस्टीम को ब्रेक नहीं होने देते, उसको प्रक्रिया के विषय में अच्छे से समझाते हैं कि इसके बाद ये होगा, स्टेप बाय स्टेप उसको सब समझा देते हैं। तो वो जो एक असमंजस की स्थिति होती है, लड़की उसमें नहीं रहती। दूसरी बात है कि हम लोग उसको बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज नॉट एंडेड, ना ही लाइफ खत्म हुई, जिंदगी है और दुनिया भी अभी चल रही है। ये एक एक्सीडेंट है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो उसके संग में जो बेइज्जती जोड़ दी जाती है वो हमारे यहाँ पे रिपोर्टेड केस में वो नहीं होता। दूसरी बात है उसकी प्राइवेसी। किसी हाल में आप मेरे यहाँ के किसी भी पीड़िता को सिर्फ फाइनल स्टेज में ही आपको पता चलता है कि अच्छा कोई जज साहिबा बैठी हुई हैं, अच्छा कोई बहुत बढ़िया वकील है, लेकिन ये कभी नहीं हम बताते कि वो हमारी बच्ची है। आज हमारी 7,000 से ऊपर लड़कियां मेन स्ट्रीम लॉयर्स एंड एडवोकेट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और 48 ऑफ आर वीमेन आर जजेस, 48 लड़कियां बहुत बड़ी बात है, जजेस हैं। और उम्मीद करती हूँ कि हम लोग 500 का आंकड़ा पार करेंगे अगले 10 वर्षों में, क्योंकि जुडिशरी की जो तैयारी है वो हमारी बच्चियां, हम किसी कोचिंग में नहीं भेजते, हम लोग अपने ही सेंटर पे कराते हैं और बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। बहुत सारे तो नहीं, अब 48, अगर आप 40 साल के हिसाब से देखें तो 48 बहुत छोटा नंबर लगेगा, यानी कि साल में शायद एवरेज 1 गर्ल, आप ये सोच सकते हो। लेकिन ये मेनली मैं कहूँगी कि लास्ट 15 साल का रिजल्ट है, ये लास्ट 15 ईयर्स का। तो और जुडिशरी में हमारी प्रेजेंस बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो जेंडर सेंसिटाइज्ड, अगर हमारे पास जुडिशरी होगी जेंडर सेंसिटाइज, अगर इनका नंबर, इन लड़कियों का नंबर होगा, ऑब्वियसली इनका जो परसेप्शंस होंगे, इनका जो पर्सपेक्टिव होगा ट्रीट करने का केस को, वो औरों से बेहतर होगा। और दिस इज हाउ। एंड एक और पैरेलल हमारी एक्टिविटी होती है इंटर्नशिप। 4 विषय की इंटर्नशिप्स हमारे यहाँ, मोर देन 40 यूनिवर्सिटीज आर कनेक्टेड विद अस, जिसमें एनएलयूज भी हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज भी हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे पिछले 20 सालों से मीडिया की भी इंटर्नशिप अवेलेबल है। मास कम्युनिकेशन के बच्चे हम लेते हैं फाइनल ईयर के। अच्छा। और क्लिनिकल साइकोलॉजी तो है ही, केस बेस्ड साइकोलॉजी है। और जो अहमदाबाद और गुजरात में जो आपका फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हम लोग इतना काम कर रहे हैं कि उस पे केस बेस बहुत सारी हमारे पास नो हाउ होता है, तो हम लोग वो भी इम्पार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग। तो हमारे पास वहां से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको हम लोग ट्रेन करते हैं, खास तौर पे एविडेंस। रेप केसेस में
एविडेंस इज अ बिग चैलेंज। आज रेप केसेस में ज्यादा जो यूज कर रहे हैं वो, जिसपे आज कन्विक्शंस भी हो रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड बायोलॉजिकल एविडेंस। यही दो क्रूशल होते हैं, यही दो मेन होते हैं। तो हम लोग इसमें हाउ टू कलेक्ट एविडेंस, हाउ डू वी प्रिजर्व द एविडेंस एंड हाउ वी प्रेजेंट इट, ये 3 चरणों में है। पुलिस कलेक्ट करने में, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, कलेक्ट कर लेती है, टाइमली एविडेंस ले आती है, लेकिन इन्हें प्रिजर्व करना नहीं आता। लाइक बायोलॉजिकल जो एविडेंस मिला है आपको, वो कहाँ डाल देंगे, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में वो डीके हो जाता है, खराब हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, उसका सारा डीएनए का जिस तरह से उसको रखना चाहिए, रख रखाव जो इसकी तरीका है, फिर प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो भी बहुत सिस्टमैटिक एंड बहुत प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए। तो हम लोगों के संग में जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। बाहर से भी आते रहते हैं, कई बाहर से भी बहुत सारे आते हैं जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप करते हैं। तो इस तरह से समाधान पैरेलली एक यूनिवर्सिटी बन गया। आज एक आप कह सकते हो कि व्हेन इट कम्स टू जेंडर लेड एम्पावरमेंट, हम लोग के इस कॉन्सेप्ट को, हम लोग कहते हैं जेंडर एम्पावरमेंट तो सब कर रहे हैं, हमारी सरकारें भी कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं सीमा ये कहते थकती नहीं कि बहुत सारे एनजीओज बहुत ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं, बिल्कुल महिलाओं के क्षेत्र में, बच्चों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अकेला समाधान है, लेकिन समाधान एक जगह पे अलग है। हम सिर्फ जेंडर एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं, और हम लोग पिछले 20 सालों से कह रहे हैं कि जेंडर लेड एम्पावरमेंट, जिसमें जो भी महिलाएं, जो भी कम्युनिटीज हैं, इनका जब तक पॉलिटिकल इंक्लूजन नहीं होगा, जब तक उस लेवल पे जाकर के महिला का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो समाधान 10 कदम आगे चलता है, समय से भी आगे रहते हैं, और उसका रिवॉर्ड भी मिला। स्ट्रगल तो था लेकिन आप देखिए कि C20 पे शायद उत्तर भारत से हमारी संस्था अकेली है जो C20 के प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ हम गए, बल्कि 5 टॉप एनजीओज, और इसमें 1750 एनजीओज का पार्टिसिपेशन था ऑल ओवर इंडिया से। और समाधान का क्यों अलग है? इसलिए अलग है क्योंकि समाधान को टॉप 5 में नंबर 1 अलग करके देखा गया नॉन फंडेड कैटेगरी में, क्योंकि हम लोग कहीं से भी फंड्स नहीं लिए आज तक। हमारी सस्टेनेबिलिटी, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हमारा अलग है, हमने दान नहीं लिया। रीजन भी बता दूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं लिया, लेना चाहिए गवर्नमेंट से, जब इतना बढ़िया सेंटर है। आपने तो सेंटर देखा है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमारे सेंटर का मुकाबला उत्तर भारत में किसी के पास नहीं है, इतना बढ़िया सेंटर जो हमारा सेंटर है, और 28 साल लगे इसको बनने में। तो सबसे जो बड़ी चीज है, जो चैलेंज हम लोगों ने उस समय फेस किया था, वो यही किया था कि हमारे पास अपना वेल इक्विप्ड सेंटर नहीं था, हमारा मोबिलिटी की समस्या आती थी। आज हमारे पास लीगल मोबाइल क्लिनिक भी हम ही लोग हैं जिन्होंने पहला इंट्रोड्यूस किया, जिसको गर्ल्स आर ओनली रनिंग। वो भी हम लोगों ने, NLSA का सपना था 1987 में, और वो हम लोगों ने 2014 में जमीन पे लाके उसको शुरू कर दिया था, और उसके लिए काफी एक्colades मिले। और C20 में हम लोग की वर्क मॉडलिटी को अप्रिशिएट किया गया, और जो C20 की थीमेटिक बुक है ऑफिशियल, जो थीमेटिक वो जारी करते हैं एक बुक, उसमें हम लोगों को 4 पेजेस का कवरेज मिला है। 4 फुल पेजेस का कवरेज मिल जाना एक अपने आप में अलग बात है। हाँ, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। और कोर कमेटी में हम समाधान, उसमें वो जेंडर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को हम कर रहे थे, तो अंदर कंसल्टिंग, हमारा वाइट पेपर बहुत पसंद किया गया, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो जो चीज़ें हम ला सकते हैं ऑब्जर्वेशन में सामने, बहुत सी संस्थाएं जो सिर्फ इंटरनेट पे काम कर रही हैं वो नहीं ला सकती। हमारी तो हर चीज केस बेस होती है और हर केस अलग होता है। तो हम लोग चलती फिरती यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। आज अगर जेंडर स्टडीज पे कोई बोले तो मैं बिल्कुल मॉडेस्ट नहीं बनती हूँ। वी आर द बेस्ट, हम सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल। मैम एक बात जो मैं पूछना चाहूंगी कि जहाँ अब उत्तराखंड में इतना मॉडर्न हर चीज हो गया है, हर किसी के पास आज की डेट में फोन तो है ही, जहाँ पे सारी जानकारियां उनको जो है ऑनलाइन मिल जा रही है। सारा सब कुछ हम कह सकते हैं कि सारी सूचनाएं गांव तक, जहाँ पहले हम कहते थे कि लाइट नहीं है इसलिए टीवी नहीं देख पा रहे हैं, सूचना नहीं मिल पा रही, लेकिन आज फोन एक ऐसा जरिया है जिसके तहत जो है उनको सारी जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन फिर भी आज के समय में भी, आज हम 2025 की बात कर रहे हैं,
आज भी चौथाई सेंचुरी हाँ निकल चुके हैं और आगे। 40 साल से आप काम कर रही हैं, तो आपने अपने टाइम में तो बहुत एक समय को बदलते हुए देखा है काम करते बिल्कुल हुए। स्टोन एज से शुरुआत हुई थी बिल्कुल और आप आज हाँ 2025 में बैठे हैं। आज 25 में बैठे हुए हैं और काफी जी सारे बदलाव आपने देखे। तो बिल्कुल। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि 2025 की शुरुआत हो चुकी है, जी हाँ दूसरा महीना खत्म होने को है, बिल्कुल। तो किस तरह से देखती हैं उत्तराखंड में आज की महिलाओं की स्थिति को? ऑनेस्टली स्पीकिंग सीमा जी, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। अगर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होती तो 40 साल टिक ना पाती, जी। है ना। बहुत आशावादी हूँ और बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। इस साल का जो मुझे सबसे बढ़िया अचीवमेंट महिला को लेकर के लग रहा है वो है यूसीसी का आना। यूसीसी जो है ऑक्सीजन है। आज आप देखिए एक समाज का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़े नंबर एक महिलाओं का था, खास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात कर लेती हूँ मैं, कि हमारी वो बहनें हर जगह पे आप देखिए तो हम लोग 50% आबादी का हिस्सा हैं। हमारी वो बहनें बिल्कुल अलग थी। हमारी उन बहनों को समाज में जब कानून की बात आती है तो कोई उनके लिए कोई सहायता अलग से नहीं थी। आज जबकि यूसीसी आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, तो हमारी उन बहनों को जिन्होंने सालों अत्याचार सहे हैं, ये उनके लिए जीवनदायी कानून आया है। क्योंकि पहले देखिए एक कानून चलो बना था, मोदी जी लेके आए थे कि तलाक बिद्दत खत्म करवाया हाँ। उन्होंने, जो कि बहुत अच्छा हुआ तलाक बिद्दत। लेकिन फिर भी तलाक तो बहुत बेजा कारणों को लेकर के हो रहे थे। हमारी इन बहनों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार है। आप बताइए, सारी दुनिया में एडॉप्शन जैसी अधिकार, एक महिला को मातृत्व का अधिकार है, यदि ईश्वर के द्वारा पूरा नहीं हुआ तो कम से कम वो गोद लेके अपनी ममता को सेटिस्फाई कर सकती थी। ये हमारी जो माइनॉरिटी की महिला है वो ये नहीं कर सकती थी। हमारी माइनॉरिटी की महिला पे बहुत लंबी प्रक्रिया है। वो बेचारी 125 तक तो सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस कानून तक तो तब पहुंचेगी जब घर से दहलीज लांग पाएगी। उसके ऊपर तलाक की तलवार हर वक्त लटकी रहती थी, उसके ऊपर फतवे की तलवार हर वक्त लटकी रहती थी। उसकी छाती पे 3-4 औरतें आ जाएं सौत बन के, वो कुछ नहीं कर सकती थी। आज बहु विवाह को चैलेंज कर सकती है महिला। और बहुत से लोग समाज में ये गंदी बातें फैला रहे हैं। मैं बता दूं आपको, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ देहरादून में भी। कुछ एनजीओज में हैं और कुछ के अल्टीरियर मोटिव्स के को कुछ करते हैं, जो समाज में उनका काम ही है कि गंदी बातें करो, बांट दो, नफरतें फैला दो। मतलब क्या बताऊं आपको, ये तो सबके लिए बहुत अच्छा हुआ है। ये यूसीसी सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं हुआ है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए बहुत अच्छा हुआ है। आज क्रिश्चियन महिला अगर तलाक हो जाता है तो उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी होती, पति की जिम्मेदारी नहीं होती। और अगर क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के हिसाब से चलो तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सिमिलरली अब जबकि सीआरपीसी 125 सब धर्मों पे लागू है कि आपने, लेकिन सच ये है कि महिला जब तक कानून पे खुद नहीं जाएगी तब तक कानून खुद चल के नहीं आता उसके पास। सही बात है। किस महिला की इतनी हिम्मत है कि वो अपनी क्लोज्ड कम्युनिटी के अगेंस्ट चली जाए? और मुस्लिम महिला की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि फतवे जारी हो जाते हैं और बहुत ही एग्रेसिव तरीके में उसके साथ व्यवहार भी हो जाता था। आज वो महिला को बहुत सहायता होगी। दूसरी बात है, अगर उसको अपने ही शौहर से फिर से विवाह करना है, निकाह करना है, तो आज हलाले को नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज है कि जैसे कुछ लोग ये भ्रांतियां फैला रहे हैं कि उनके पर्सनल लॉज के अंदर घुस गया है यूसीसी। तो मैं यहाँ पे एज एन एडवोकेट, एज ए लॉयर, कानून की विशेषज्ञ हूँ और 40 साल से कानून की सेवा कर रही हूँ। बारीकी से भी आप देख लीजिए, और हमारी जो यहाँ की जो कमेटी थी यूसीसी की, उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। इसमें कहीं भी किसी के भी पर्सनल लॉस पे कोई वो नहीं हुआ, तो महिला बहुत सुरक्षित है इसके बाद। और जो महिला अगर उसके ऊपर, उसको लग रहा है कि उसके ऊपर इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्यों नहीं करेगी। दूसरी चीज, अब देखिए बाल विवाह रुक गया, 15 वर्ष की लड़की की विवाह कर रहे हैं आप धर्म के नाम पे, ये कौन सी शराफत की बात है। 15 साल की बच्ची, उसका शरीर भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, आप उसको विवाह के बंधन में बांध के उसको मतलब उसको एक तरीके से माँ बना दिया जाता है जब वो खुद बच्ची है। उसको कितना मानसिक आघात पहुंचता है, उसका शरीर कितना डैमेज हो जाता है। आज कम से कम बाल विवाह भी बैन होगा ना, क्योंकि ये बहुत, देखिए आज हमें ये नहीं देखना है
सबसे पहली चीज है सीमा जी, जो मैं हमेशा हर मंच से बोलती हूँ कि प्लीज महिलाओं को, जेंडर को मत बांटो। हम लोग को जातियों में, धर्म में मत बांटो। महिलाएं, वी आर ग्लोबल एंटिटीज, and we should be treated equally everywhere, not in the garb of religion. Anyone should have dare to damage us. जेंडर को डैमेज करना कहते हैं ऐसे, कि धर्म के नाम पे आप बच्चियों की शादी कर देते हो, दैट इज रॉन्ग, बहुत इनह्यूमन है। आज डेमोक्रेसी में अगर इतनी छूट थी भी यहाँ पे, चलिए अभी तक क्यों थी, सवाल यह है कि क्यों करने दिया, शुरू से ही यूसीसी क्यों नहीं लागू किया। 1947 से ही हमारे जितने मनीषी लोग उस समय, जितने भी हमारे विद्वान थे, कानून विज्ञ थे, उन्होंने तो तभी कहा था, अम्बेडकर जी ने तो तभी कहा था कि यूसीसी जब तक नहीं लाओगे इक्वलिटी आएगी ही नहीं। और बाकी के देशों को छोड़िए जो कर रहे हैं रॉन्ग प्रैक्टिसेस, मैं कहती हूँ अपना घर पहले संभाल लो, फिर हम दूसरे को बोलने जाए। अपने घर में हमारे क्या हो रहा था? तो आज बाल विवाह का कानून सब पे लागू था, इन पे नहीं था। नतीजा, हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां स्कूल से ड्रॉप आउट, 14-15 साल की बच्ची स्कूल से ड्रॉप आउट, क्यों? उसका निकाह हो गया। उसको क्यों नहीं आप उसको पढ़ने देंगे? क्यों नहीं आप उसके शरीर को पूरी तरह से डेवलप होने देंगे? और क्यों ऐसा होता है, वो उनकी समस्या क्यों होता है। लेकिन स्टेट जो होती है वो सबको इक्वल प्रोटेक्ट करती है। तो स्टेट की ड्यूटी है कि जब रॉन्ग प्रैक्टिसेस दूसरे कम्युनिटीज में हुई, हमने रोका ना, सती प्रथा रोकी, सही बात है, बाल विवाह रोका गया, तो कहीं ना कहीं ये कदम उठना बहुत जरूरी। और मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि जिस दिन यूसीसी नेशनल लेवल पे हम लेकर के आ गए, भारत एक सिविलाइज्ड कंट्री उसी दिन बनेगा। अभी भी हम लोग सिविलाइज नहीं हुए, क्योंकि अभी भी देखिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस ट्राइबल एरिया में, इसको ट्राइबल्स को नहीं इन्होंने इंक्लूड किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी इसमें भी देखिए कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी महिला को अगर रिपोर्ट करना क्राइम तो वो आगे आएगी, अदरवाइज अगर उसको अपनी रॉन्ग प्रैक्टिस भी करनी है वो करती रहेगी। चला रहा है, हाँ, जैसा चला रहा है करती रहो। जैसे घूंघट की प्रथा खत्म है, लेकिन अगर जो घूंघट करती हैं उनको कोई रोक नहीं रहा है ना। लेकिन मैम, आपकी बात को काटते हुए मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। हाँ जी, कि आप खुद कानून की इतनी जानकारी रखती हैं, आप खुद उस लेवल पे हैं जहाँ पे आपको हर चीज की समझ है, आप दूसरों को समझाती हैं। बिल्कुल। एक यूसीसी की जब इसमें बात आई है, तो यूसीसी को लेकर एक वर्ग ऐसा भी है जो अभी भी इसके विरोध में है, जहाँ पर बहुत बड़ा वर्ग है। हाँ, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन चुका है, पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पे यूसीसी लागू हुआ है। गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। लेकिन यूसीसी में भू कानून को जगह न मिलना, जो एक बात उठी है, एक वर्ग ने जो ये बात उठाई है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं उसमें भू कानून की बात को रखा गया। दूसरी एक और इसमें मैं सवाल जोड़ती हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ग के लोगों के लिए, तो महिलाओं के लिए बहुत सही किया गया है कि अब कम उम्र का जो बाल विवाह था वो रोक दिया गया, और काफी सारी चीजें महिलाओं के लिए बहु विवाह रोक सबसे बड़ी बात। लेकिन जो इसमें लिव इन को एक कानून में जो बांधने की जो बात हुई है, तो एक वर्ग का ये भी सवाल उठाना है कि आप खुद ही लड़के लड़की को, जहाँ पे शादी जो है एक बहुत बड़ी बात है, और एक जो हमारे सनातन धर्म में क्या और हर धर्म में जिसको बहुत ज्यादा माना जाता है, विवाह को, शादी को, उस बंधन को आपने जो है लिव इन में बांध दिया। जी बिल्कुल। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या सोचते हैं कि आप ये विरोध सही है, सही तरह से ये चीजें हुई हैं, क्या सोचती हैं इस बारे में आप? सीमा जी, बहुत क्रूशल प्रश्न आपने उठाया। पहली बात तो ये मैं कहूंगी कि जिसको विरोध करना है बिल्कुल करें, डेमोक्रेसी है, आर्टिकल 19 का करें, वो उनके पास उसकी शक्ति है, विरोध करना है करें। डेमोक्रेसी में विरोध किया जा सकता है, डिस्ट्रक्टिव तरीके से नहीं करें, पॉजिटिव तरीके में अगर विरोध कर रहे हैं, ये उनकी सोच है। लेकिन यहाँ पे मुझे अधिकार है कि मैं अपनी सोच भी आपके साथ शेयर करूं। मुझे ये बताएं कि लिव इन पे कानून क्यों नहीं बनना चाहिए। मुझे पहले वो लोग ये बताएं कि क्यों नहीं बनना चाहिए। मैंने पूछा, मुझे जवाब ये मिला, राइट टू प्राइवेसी जो है वो खराब हो रही है। आप मुझे ये बताओ, क्या माँ बाप को, लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता, चलिए कम से कम 18 वर्ष तो पाल ही रहे हैं, हाँ 20 वर्ष तो पाल ही रहे हैं। हमें तो 25 वर्ष तक, क्या अभी तक माँ बाप सहायता करते हैं जब भी कहीं अटकती है तो। सही बात है, राइट।
तो हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसमें माता पिता बहुत सेक्रीफाइस बच्चों को बड़ा करने के लिए, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में 5 साल की उम्र से बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होता है, पूरा माँ बाप पे डिपेंड करता है। और हिंदू कम्युनिटी में तो 30-30 साल तक माँ बाप पालते पोसते हैं। सही बात ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है सीमा जी कि क्या उन माता पिता को जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी सेक्रीफाइस करके अपनी बेटी और बेटों को पाला है, उन्हें ये भी अधिकार नहीं है कि उनकी लड़की या उनका बेटा किसके साथ रह रहा है? उन्हें ये भी जानने का अधिकार नहीं है। अगर बेटा बेटी छुप के लिव इन करते रहते हैं, ये माँ बाप के साथ कितनी बड़ी जाती है। कल उनकी लड़की के ऊपर कितनी तरह के अपराध हो जाते हैं। लड़के के भी होते हैं पर लड़की पे ज्यादा होते हैं। लड़कियां अक्सर 35 टुकड़ों में कटी मिलती हैं। किसके साथ रह रही थी उसका नाम पता तक नहीं है। हाँ। उसका जो नाम पता लड़की वालों को है वो बाद में पता चलता, अरे अच्छा वो फलाना था। ये सिर्फ एक, हाँ, लोग कह रहे कि ये एक धर्म विशेष पे वो उसके लिए बनाया गया। पहले मुझे ये बताइए, क्या एक धर्म विशेष, एक वर्ग विशेष की लड़कियों की सुरक्षा के लिए यदि ये कानून बना है तो गलत क्या बना है? देश में किसी भी दूसरे धर्म में विवाह करने की तो कोई रोक टोक नहीं लगा रहा है यूसीसी। बिल्कुल आराम से शादी ब्याह करो। लिव इन पे रोक टोक नहीं लगाई है। ये नहीं कहा है कि लिव इन मत करो, आपको जितनी लोगों के संग लिव इन करना आप करो, लेकिन सवाल ये कि रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि सुरक्षा लड़की को चाहिए और मैं तो कहती हूँ लड़के को भी चाहिए। जब आप लिव इन करते हो तो आप एक प्री नप्चुअल बॉन्ड काइंड ऑफ कागज भर देते हो, जिसमें आप दोनों ये एग्री करते हो कि हम एक साथ रहेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से रहेंगे, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का कोई वो नहीं रहेगा। वो भी आपको बिल्कुल अलाउड है, देश डेमोक्रेसी है। अब कानूनी लिहाज से आप देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जब लिव इन में लड़का 2-4 साल रहता है या बच्चे भी पैदा हो गए दोनों के, तो अब लड़के को लगता है कब टाइम आ गया है छोड़ने का, ठीक है, तो वो छोड़ता है। अब लड़की के पास उसका ना तो गांव का पता होता है, ना उसका आधार आईडी होता है। आधार आईडी पे उसका नाम कुछ और होता है और एक्चुअली में कुछ और होता है। और कई दफे तो वहां पीछे उसकी ऑलरेडी 2-2, 4-4 औरतें घर में बीवियां बैठी मिलती हैं, बच्चे भी मिलते हैं, ठीक है। वो एक्सट्रीम केसेस आपको बता रही हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति में लड़की का जोकर बना देते हैं, एक हास्यास्पद सी स्थिति उसकी बनती है। उससे पुलिस पूछती है अच्छा कुछ तो पता होगा लड़के के बारे में। अब लड़की कहती है नहीं हमें तो नहीं पता, उसका नाम राम प्रसाद था, ठीक है भाई ये नहीं है, अब कुछ तो बताओ। उसका गांव नहीं पता, क्यों, उसने जो बताया वो तो ये बताया, एक्चुअली वो यहाँ का है वहां का है। तो अब एक मैंडेटरी चीज आ गई ना। और एक दूसरा भी एस्पेक्ट आपको बताऊं, लोग बहुत चिल्ला रहे, इसमें पुरुष भी बहुत सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जब लड़की देखती है कि छोड़ के भाग गया, अब उसके पास और कुछ नहीं है, कोई सिविल कानून तो ऐसा है नहीं। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम है जिसमें लिव इन को बीवी की तरह, वाइफ की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन उसकी एक्सेस अभी भी जो कानून में 60 दिन में हमें, आप पढ़िएगा उसको, बेयर एक्ट को, उसमें 60 दिन में हमें रिड्रेसल मिलना चाहिए, 60 साल लग जाते हैं, रिड्रेसल नहीं मिलता। आपको और एक आश्चर्यजनक बात बताती हूँ। आप यहाँ के फैमिली कोर्ट चली जाइए और भी फैमिली कोर्ट चली जाइए और सिर्फ एक आरटीआई डाल के पूछ लीजिएगा कि आज तक कितनी महिला को रेजिडेंट ऑर्डर धारा 19 का रिलीफ मिला है। आप हैरान हो जाएंगी, नहीं देते, रेजिडेंट ऑर्डर नहीं मिलता, लड़की को ऐसे घर से निकाल के फेंक देते हैं। तो वो कानून तो काम नहीं आ रहा है। और उसको प्रताड़ना, जब वो पुलिस पे अपनी रिपोर्ट लेके जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं बहुत अच्छा हुआ और रहो जाके, हाँ ठीक है। एक ये भी है, एक रिवेंजफुल, एक वेंजेंस से भरा हुआ ट्रीटमेंट। अगर घर वालों से सहायता मांगे, वो कहते गई थी ना बड़ी फुदक के, अब रह ले वहीं पे, ठीक है। पुलिस भी उससे कोई सिंपैथाइज नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में लड़की, वो पहले से अपराध बोध करा दिया गया, अब देखिए कितना अच्छा हो जाएगा, कोई अपराध बोध नहीं है। अब लड़की का एक फॉर्म भरा जाएगा, लड़का लड़की। और ऐसी स्थिति में कई दफे लड़कियां क्या करती थी कि उसको रेप करके रजिस्टर करती थी केस को, कि भाई मेरे साथ इतने साल रहा, सेक्स किया, बच्चे पैदा कर दिए, चला गया, उसने ही रेप्ड। ये अधिकतर आया है अभी बीच में, अखबार में बहुत ज्यादा आया था। तो एक्चुअली में अगर देखो तो लड़के ने रेप नहीं किया होता है, लड़की अपनी मर्जी से रह रही होती है। सही बात। तो अगर मैं लड़के के पक्षों की, मैं तो न्यूट्रल देखती हूँ, मैं कानून को एकदम न्यूट्रल उससे देखती हूँ, तो
लड़के के लिए भी ये कानून बहुत अच्छा है, कम से कम फालतू में रेप में नहीं फंसेगा। अगर उसने डिजर्ट कर दिया तो खाली अधिकार ही तो देना है ना आपको लड़की का। जो फॉर्म भरोगे आप छुप नहीं पाओगे। अब से पहले हीरो छुप जाता था जाके, मतलब एक 3 घंटे की पूरी मूवी लड़की के साथ करनी और उसके बाद गायब हो जाना, छुप जाना। आज वो नहीं है। अब जिंदगी 3 घंटे की पिक्चर नहीं है, जिंदगी लड़की की बहुत लंबी होती है और उसके डबल जियोपैडी हो जाती है उसके लिए। कहाँ वो अपने परिवार से भी सहायता नहीं मांग पा रही है, समाज में कोई सहानुभूति नहीं कर रहा है। कम से कम लीगली लिव इन अगर करेगी, माता पिता को भी पता होगा वो कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है। उधर लड़के के घर में भी पता होगा, लड़के की अगर पहले से वाइफ है उसको पता चलना चाहिए ना कि उसका पति किसी के साथ लिव इन कर रहा है। क्योंकि वाइफ को तो आप अपनी गुलाम बना के घर में रख के आए हो 3-3 4, और एक वाइफ नहीं, कई दफे तो 2-2 3-3 निकलती हैं और नई शिकार पे निकल पड़ते हैं उसके बाद, है ना, चंदन कलावा टीका करके फिर कुंवारे बन के घूमना शुरू। और देखिए बहुत लोग कहते हैं कि लड़कियों को समझदार होना चाहिए। भाई जैसा समय आ रहा है आप लड़की से क्या उम्मीद कर रहे हो? जैसे आज लड़के बेढंगे हो रहे हैं, आत्मानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, और लड़कियां भी तो उसी समाज में पल रही हैं, तो लड़कियों से क्यों उम्मीद कर रहे हो? हाँ, आप क्यों उम्मीद कर रहे हो कि लड़की बहुत आदर्श हो और लड़का जो हमारा ऐसा ही निकल जाए? हाँ। ऐसे नहीं होगा। इक्वलिटी की बात होगी। लड़की भी उसी समाज में एक्सपोज हो रही है, उसकी भी सेक्सुअलिटी आप 30 साल पहले की जो कलेक्टिव सेक्सुअलिटी ऑफ अ वुमन थी या एडोलेसेंस में क्या सेक्सुअलिटी थी, आप उस समय से अभी में देखिए, वो था सबमिसिव टाइम, जहाँ पे वर्ड सेक्स बोलने से भी लड़की को, कैरेक्टर को टैगिंग हो जाती थी। हाँ। जब हमने शुरुआत में 40 साल पहले अपनी हेल्पलाइन बोली सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट काम करेंगे, ये वर्ड ये बोलते ही हम लोग को ऐसे अलग थलग फेंक दिया जाता था। और आपको बताऊं 2013 निर्भया एक्ट आया है ना, निर्भया कांड के बाद, तब जाके तो हम लोग रेप वर्ड खुल के बोल पा रहे हैं। वरना द मोमेंट यू से बलात्कार रेप, आप ऑस्ट्रिसाइज हो जाओगे। मुझे खुद बड़ी मतलब पढ़े लिखे लोग मुझे ये कहते थे, महिलाएं इंक्लूडिंग कहती थी, ये क्या हेल्पलाइन तुमने खोली है, क्या है ये रेप क्या है? महिला हेल्पलाइन तो चलता है, ये रेप की यहाँ पे लड़कियां क्यों रहती हैं? ये तो गंदी औरतें हैं, जिनका रेप होता है ये गंदी औरतें होती हैं, इन्हें भगा दो। और एक तो और भी महान थी, मैं नाम नहीं बोलूंगी, पर यहाँ बहुत बड़े पद पे थी, उन्होंने मुझसे, और वो महिलाओं की ही सहायता के पद था, उन्होंने तो मुझसे यहाँ तक कहा था कि देखिए रेप जो है जान पहचान वाला ही करता है, ज्यादातर प्राइमरी सर्किल का होता है कोई ना कोई। तो आप समझ रही हैं, कोई रेप नहीं होता एक्चुअली में, लड़की का कैरेक्टर खराब होता है तभी रेप होता है। शी सेड इट कि जिसका कैरेक्टर खराब होता है रेप उसी का होता है। तो मैं तो लोगों की बुद्धि पे हैरान हो जाती हूँ कि यूसीसी का जो विरोध कर रहा है ना, मैं उसको सही बताऊं सीमा जी, उनको फिर से शुरू से क्लास में बैठाओ और शुरू से ABCD से क ख ग घ से उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू कराओ, वहां से उनको सुधरना होगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद दूसरी तीसरी क्लास तक तो पढ़ा, उसके बाद जो पढ़ा सब झाड़ू लग गई है, कुछ नहीं पता उन्हें, दे डोंट नो। दूसरी बात है, कानून का प्रियम्बल ही ढंग से पढ़ लें। हमारा प्रियम्बल जेंडर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, जाति के आधार पे नहीं करेगा, धर्म के आधार पे नहीं करेगा, देन व्हाई नॉट यूसीसी? ये तो कोई बात नहीं हुई कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को तो आपने कह दिया रखो घर में 20-25 औरतें, तुम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपने कह दिया कि अपनी बच्ची पैदा हुई 15 की हो ना हो उसको झोंक दो शादी की आग में, और एक को कह दिया तलाक हो गया, बच्चे इसी ने पैदा किए, भले तुमसे पैदा है लेकिन जिम्मेदारी उसी की होगी, एक ही कम्युनिटी है। व्हाट इज दिस? सारा समाज का, सारे अच्छी चीजों का ठेका सिर्फ मेजॉरिटी ने नहीं ले रखा है कि हम तो अगर जी दूसरी शादी कर ली तो वो आदमी को तो जेल भेज देंगे, है ना, उसको तो हिंदू विवाह अधिनियम में जेल होती है, जो एक पत्नी के रहते अगर दूसरी शादी कर लेता है उसको जेल भेज दोगे आप। और एक आदमी 3-4 करके, उसमें भी मैं ऐसे भी केसेस जानती हूँ जहाँ पे 5, 6, 7, 8 भी हुई है, लेकिन क्या करता है उसको 4 नंबर को बनाए रखने के लिए पहली वाली को तलाक देता जाता है। वो सड़क छाप बेचारी घूमेगी, बच्चे गोदी में लटका के 5-6, और फिर
ऐसे तो, क्योंकि इसमें ये है कि एक बार में 4 रख सकते हो आप, हाँ। तो कितनों को बर्बाद करोगे भाई। और जबकि आप देखिए, किसी धर्म विशेष को गलत बोलना भी गलत है। धर्म विशेष ने कहीं नहीं बोला है कि आप अपने तो भूखे मर रहे हो और आप लड़कियां दूसरे की भी उठा उठा के ले आओ, ठीक है, और इतने बच्चे पैदा करके बैठ जाओ। उसमें उस वाली कम्युनिटी में भी जो किताब है ना, किताबत है, उसमें ये लिखा गया उतना ही करो जितनों को तुम सुरक्षा दे सको, खाना दे सको और तालीम दे सको, पढ़ाई का तो ही रखो, अदरवाइज आप एक ही के साथ रहो। पर अच्छी अच्छी चीजें जो होती है ना, ये बड़ा मिसोजिनिस्टिक है कि जो अपने फायदे की चीजें वो तो कर लो, और जिसमें उनको लगता है कि यार इसमें तो चैलेंज हो जाएगा तो उसको, उसके बारे में बात ही मत करो। कोई अगर बात करे, बोलो अब भी फतवा, अब भी इनका सर से जुदा, ये गलत बात है। और जो लोग ये अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं एक ही मैसेज दूंगी कि आप लोग जो कर रहे हो ना, यूनिवर्स ये सब वापस आप ही को करेगा। आप एक शांति वाला देश, एक ऐसा देश जहाँ पे हम सब सदियों एक साथ जिए, और इतना अच्छा, इतना बेहतरीन कानून जो कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। आप लोगों की खाली दाल नहीं गल रही है, आप अपनी पकौड़ियाँ तल नहीं पा रहे हो, तो आप एक अच्छे भले देश की बर्बादी करने में लगे हो। मत करो। और मुझे तो दुख है, मेजॉरिटी शामिल है इसमें। आप ये देखिए, मेजॉरिटी शामिल है, आप माइनॉरिटी इतना नहीं कर रही है इसमें विरोध। हमें तो बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। इसमें तो जो कहते हैं ना कि जिनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट है, अपने ही जिस दाल पे बैठे हैं उसी को काटने में लगे। देखिए, राष्ट्र रहेगा ना, ये नेशन रहेगा, तब तक हम और आप रहेंगे। आप 10 कंट्रीज बना लो, वो तो कंट्री तो संविधान अलग कर लो, कंट्री बन जाता है। नेशन संस्कृति से बनता है, और आप उस संस्कृति को खराब कर रहे हो ये सब करके। मत करो। राष्ट्र बचेगा तो ही हम और आप बचेंगे। हम जब हमारा राष्ट्र होगा तो हम अपना अपना धर्म भी एंजॉय करेंगे। जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो तुम कहाँ, धर्म तो राष्ट्र के अंदर है ना, राष्ट्र के बाहर नहीं है। सुरक्षित इंडिया से, भारत से बेहतर राष्ट्र कोई है ही नहीं दुनिया में, जहाँ पे हर धर्म को जगह है, हर धर्म को अपनी मनमर्जी से पालन करें। क्या रोक है आपको? खाली यही तो रोक रहे हैं कि औरतों के साथ बदतमीजी बंद कर दो। तो बुरा लग रहा है कि हाँ, अब हम लड़कियों की 15-15 साल में शादी नहीं करा पाएंगे। हाँ, अब हम 4, 6, 8, 9, 10 नहीं रख पाएंगे लड़कियां घर में। हाँ, अब हम दूसरे धर्म की लड़की नहीं ला पाएंगे। हाँ, अब हम छुप के लिव इन नहीं कर पाएंगे। ये हाँ बंद करो, ठीक है? तमीज में रहो। देश का कानून है, लॉ ही इस देश में रूल ऑफ लॉ था, ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस हुए, रूल ऑफ लॉ बहुत लोगों ने मौज काटी। अब मत करो, अब इसको शांति से रहने दो। आप भी जियो, बाकियों को भी जीने दो। मुझे ऐसा लगता है हम सबको शांति से जीना चाहिए। अपने अपने धर्म का पालन अपने घर के अंदर करो आराम से। कौन रोक रहा है? सही बात है। कहाँ कोई रोक रहा है? हमें तो नहीं रोका किसी ने। मैम, आपकी बात आई है कि हमें तो नहीं रोका किसी ने। हाँ। तो अब थोड़ा बात आप पे करते हैं। चलिए अभी बताइए। तक तो हमने समाधान के बारे में बात की जी, कानूनों के बारे में बात की, सबके हकों के बारे में बात की जी। अब हम जानना चाहेंगे कि जो दबंग सी रेणु डी सिंह है, जिन्होंने अपना नाम, मतलब हाँ, अगर रेणु डी सिंह, लोग कहते हैं डी फॉर दबंग, वो अब मैं कहती हूँ डी फॉर डेमोक्रेसी। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए दबंग भी है ना। तो हम जानना चाहेंगे कि रेणु डी सिंह जी, जो एक छवि है कि जब कहीं रेस्क्यू के लिए निकलती है या फिर महिला हेल्पलाइन में जब किसी के कानून के लिए खड़ी होती है, तो वो एक दमदार छवि है, एक दबंग छवि है जी। लेकिन असल में रेणु डी सिंह कैसी है? मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, लेकिन एक बात सच है सीमा जी, और अब मैं मॉडेस्ट नहीं बनती, जो एक सच है, तुम अपराध मत करो महिला को। अगर महिला समाधान हेल्पलाइन पे आ गई, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हमारी किताब में कॉम्प्रोमाइज लिखा नहीं। किससे कॉम्प्रोमाइज करूं? रेपिस्ट से कॉम्प्रोमाइज करूं, वुमेन बेटरर से कॉम्प्रोमाइज करूं, वुमेन ट्रैफिकर से कॉम्प्रोमाइज करूं? किससे करूं? और ये बताओ कि क्यों करूं? और हाँ, अगर रेणु डी सिंह का मीनिंग आपको रेणु डेमोक्रेसी सिंह नहीं समझ में आ रहा है, बीट सो, आप जो बोलो, दबंग है तो दबंग है ना, क्या कर सकती हूँ? वो तो देखिए, उसमें भी मैं यही कहूंगी कि राइट टू एक्सप्रेशन उनका भी है। जिनको मैं दबंग लगती हूँ, बाखुशी वो मुझे दबंग बोले और माने,
इस चीज को समझिए। अभी मैं 120 साल जीने वाली हूँ, बदमाशी मत करना, मैं छोड़ूंगी नहीं, तो क्योंकि हम तुमको देख रहे हैं। तो रेणु डी सिंह का असल जीवन कैसा है? अब एक बात अगर हम कहें कि जब एक, जैसे आपने बताया भी कि जब एक एनजीओ की बात आती है, आप जब जैसे आपको भी कहा गया कि नॉर्मल महिला हेल्पलाइन खोल लो या फिर कई चीजें, हाँ लेकिन वहां पे रेप शब्द का बिल्कुल। जो आपने इस्तेमाल किया हाँ या जी फिर इस तरह की एक एनजीओ की जब आपने बात करी, तो किस तरह से रहा कि सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है वो परिवार से होता है, बिल्कुल। तो वहां से कैसा सपोर्ट रहा? शादी के बाद किस तरह की चीजें परिवर्तन जो हो जाती हैं हर औरत के जीवन एब्सोल्युटली में, हर 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 एब्सोल्युटली। किसी के जीवन में, तो किस तरह से सारा सब कुछ रहा, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। देखिए, परिवार से तो मुझे जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी हमारे यहाँ, वो परिवार की महिलाएं थी। मेरी दादी जी, मेरी माता जी, मेरी नानी, मेरी मौसियाँ, मेरी बुआ, ये सारी जो और चाची, सारी हमारे साथ थी। रीजन, हम लोग ट्रेडिशनल राजपूत हैं, राजस्थान के ओरिजिनली हम लोग वहां से हैं, राणा कम्युनिटी सिसोदिये हैं, वहां के ट्रेडिशनल राजपूत हैं। आपको पता है, जब भी ट्रेडिशनल की बात कर रहे हो तो सफर बड़ा ये होता है जेंडर का ट्रेडिशनल फैमिलीज में। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा आ गई थी 9 जनरेशन पहले, लिहाजा हमारे यहाँ की महिलाएं, रेणु डी सिंह का जो डी है, सभी दबंग हैं। और उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरी दादी ने सपोर्ट किया। तो वो जो एक इनिशियल जो होना चाहिए था, जो एक फ्रिक्शन होता है फैमिली के अंदर, वो मेरे यहाँ नहीं था। और मैं मतलब मजबूरी में एक्टिविस्ट नहीं बनी, बाई चॉइस बनी, वकालत बाई चॉइस पड़ी। ये भी फैसला किया कि कोर्ट में बैठ के मुर्गियां छीलने का काम नहीं करूंगी, मैं अपनी महिलाओं के लिए कार्य करूंगी। तो एक्टिविस्ट एडवोकेट इसलिए क्योंकि कोर्ट में प्रेजेंट करना है, तो अपना केस कम से कम प्रेजेंट तो कर पाऊं, इससे एडवोकेट भी हूँ। बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद से मेरा रजिस्ट्रेशन है। जरूरत पड़ने पे भारत की किसी भी अदालत में एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 30 की वर्च्यू से मैं कहीं भी अपना केस प्रेजेंट कर सकती हूँ। और हाँ, PILs करती हूँ, उसी वर्च्यू से PILs फाइल करती हूँ, और अच्छे PIL है, आपने देखे अभी तक, बिल्कुल बढ़िया PIL करती हूँ, हंगामे नहीं काटती। अपनी ही द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक तरीके से आई हुई सरकार का विरोध करके जो लोग अपने को एक्टिविस्ट बोलते हैं, मैं उनको देशद्रोही बोलती हूँ। क्योंकि देखिए, कोई सी भी गवर्नमेंट आए, हमें क्या लेना देना है, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आए, या कोई और XYZ भी आए, वो लोकतांत्रिक तरीके से जनादेश के साथ आ रही है ना। तो मैं ये काम नहीं करती कि जब देखो तब सरकार के खिलाफ झंडे लेके खड़े। हाँ, डरती भी नहीं, जब चाहूंगी तब कटघरे में लेकर के आऊंगी। कब लाऊंगी? जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के बियॉन्ड जाके कोई जेंडर को नुकसान पहुंचाता है, मैं चैलेंज करती हूँ। और क्यों ना करूं, बिल्कुल करूंगी, आप ही ने मुझे यह हक दिया है, और वही सरकार मुझे सुरक्षा भी देगी, क्यों नहीं देगी? मैंने चुना है भाई, और टैक्स पेयर हूं, तो मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अपराधी जेलों के अंदर जाके सालों सालों फ्री का खाना खाते ना, वहां पे हमारा ही टैक्स सारा हो रहा है, सारा खर्चा हो रहा है। तो इस अपराध को बंद करो। अब अपराध करते हैं, इनके लिए बहुत बढ़िया है, अपराध करो, जेल जाओ, और मुफ्त की रोटियां तोड़ो, वहां पे बैठ के बिरयानियां खाओ। हाँ, मुझे गुस्सा आता है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी बहुत लोगों को राहत मिलती है, सोचते चलो 60 की हो गई रेणु डी सिंह, जल्दी ही ऊपर का टिकट कटेगा। तो ये भी बता दूं भैया, मेरी कुंडली देख लेना कभी, 120 साल जीऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ की सारी औरतें 120 साल में मरती हैं, मैं तो 120 साल जीऊंगी। और दिमाग में इतना बादाम बचपन में खाया है ना कि अभी तो सवाल ही नहीं उठता, पढ़ाती रहूंगी ऐसे ही, मेरी क्लासेस भी ऐसे ही चलेंगी, मेरे पॉडकास्ट भी ऐसे ही चलेंगे। अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अभी आप देखिए, नारी शक्ति वंदन का बड़ा स्वागत किया हमने भी, लेकिन हम उससे खुश नहीं है। रीजन ये है, मेलकुंता नहीं हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बताना चाहती हूँ। 33% मिला हमें 70 साल बाद। अगर 70 मतलब पार्लियामेंट में 33%, तो उस पे भी बिरली कोई पार्टी होगी, आप सारी पार्टी का RTI डाल के निकाल लीजिए, महिला को टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, नेशनल लेवल पे महिलाएं नहीं है। हमारा वहां पे क्या परसेंटेज है? 10% भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम जब तक पार्लियामेंट में 50% की भागीदारी हमें नहीं मिलेगी, हमारा हिस्सा, रिजर्वेशन कह के आप जेंडर की बेइज्जती कर रहे हो। व्हाट इज रिजर्वेशन?
हम जब इक्वल हैं, नंबर में इक्वल है, तो हमारी स्टेक बनाओ ना, हमको इक्वल स्टेक दीजिए। तो वो इक्वल स्टेक जब तक नहीं मिलेगी हम बिल्कुल खुश नहीं होंगे। अभी 70 साल में 33%, अब कितने साल लड़ेंगे तो वो बाकी का 20% मिलेगा हमें, कितने साल और लड़ना पड़ेगा। तो लड़ाई अभी जारी रहेगी। और हमारी लड़ाई कैसी होती है, कानून की लड़ाई होती है। हम सड़क छाप लड़ाई में जो हिंसा वाली, सरकार को परेशान करने वाली नहीं। देखिए हमारी सरकार है, हमें सरकार के साथ मिलजुल करके, कंसल्टिंग करके, डायलॉग और संवाद स्थापित करके, जब शिक्षित लोग हैं, हम क्यों, कोर्ट हमारे लिए खड़ा है ना, बैठा है ना। जब भी हम किसी चीज से नाराज हो जाते हैं, हम कोर्ट तो चले जाते हैं और कोर्ट से हर बार राहत मिलती है। मैं तो बहुत खुश हूँ। कोर्ट्स आर डूइंग एक्सीलेंट व्हेन इट कम्स टू PILs, बट दे आर नॉट डूइंग एक्सीलेंट व्हेन इट कम्स टू फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड रेप केसेस एंड पॉक्सो केसेस, तब वो बहुत स्लो है। बिल्कुल। मैम, एक लंबी जर्नी आपने तय कर ली है। हाँ जी, अभी आगे और बढ़िया भी करनी है। बिल्कुल। एक 120 सवाल 120 साल जितने बेचारे परेशान हो रहे होंगे सुन के, अभी पीछा नहीं छोड़ेगी, अभी तो नहीं छोड़ने वाली। एक सवाल मेरा ये भी है कि आपने एक नई फौज तैयार कर ली है। बिल्कुल, अच्छी खासी। आप उस फौज का हिस्सा हैं। बिल्कुल। गर्व से कहिए। तो कभी दिमाग में ये नहीं आया कि चलो ठीक है, अब मेरी जगह संभालने वाले बाकी लोग हैं, ये कर रहे हैं, तो कभी ये नहीं आया कि नहीं अब थोड़ा खुद को टाइम देती हूँ थोड़ा? मैं तो खुद को बहुत टाइम देती हूँ। हाँ, जिंदा दिली तो हमने आपकी बहुत ज्यादा देखी है। मैं बहुत टाइम खुद को देती हूँ। देखिए मैं जितने भी, मेरा गार्डनिंग खुद करती हूँ, पेट्स की देखभाल खुद करती हूँ, खाना अपना खुद बनाती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, है ना, तो सब करती हूँ। दिखती भी हूँ, देखिए खुश हूँ, दुखी तो दिखती है, अपने को बहुत बिल्कुल। टाइम देती हूँ। और मैं सोती हूँ 4 घंटे एवरीडे, सो भी जाती हूँ। 4 आवर्स की स्लीप के बाद मैं क्या करूँ, फिर से एनर्जी आ जाती है, फिर मैं लड़ने लगती हूँ। तो ये काफी अच्छी चर्चा हुई है हमारी। अब इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जी प्लीज, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं और आप इतनी मुस्कुरा के पूछती हैं कि कोई जवाब दिए बिना हट भी नहीं सकता। है ना? तो बिल्कुल एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी जी। कि एक लंबा समय तय किया, लंबा समय तय करना बाकी भी है, काफी उतार चढ़ाव आपने देख लिए हैं बिल्कुल कि 4 40, दशक। हाँ 40 साल बहुत लंबा पीरियड होता है एक NGO के लिए जो बिल्कुल। इतना अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किन बदलावों की जरूरत अभी भी है हमारे कानूनों में, या फिर लोगों की सोच में, या फिर किसी भी तरह सामाजिक एक बदलाव के लिए अभी किन किन चीजों को बदलने की आवश्यकता है? सबसे जो मुझे लगता है बड़ी जो एक सोच में बदलाव की जरूरत है, वो है महिला का, जेंडर का पॉलिटिकल इंक्लूजन ऑनेस्टली कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक महिला वहां पे कानून बनाने वाली जगह पे नहीं बैठेगी, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आपकी 50% पॉपुलेशन वेस्ट हो रही है। दूसरी बात है, हमें बहुत सारा काम महिला का पॉलिटिकल के साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन भी देखना है। आपको बड़ा एक मजेदार बात बताती हूँ, 100 में से सिर्फ 3% महिला है जिसका अपना मकान हो। हाँ, सिर्फ 3% महिला के पास खुद की प्रॉपर्टी है। बाकी पिता की, हस्बैंड की प्रॉपर्टी ही होती है। और जब नाराज हो गया पिता तो वो निकाल के फेंक देता है, जब नाराज हो गया पति तो वो निकाल के फेंक देता है। तो सबसे पहले तो रिसर्च का विषय, स्त्री का घर कहाँ है पता करो। ये बहुत बड़ी बात है ये देश को चाहिए। इस पे जो महिला की स्टेक है उसको जैसे मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं कि जहां थोड़ा सा विरोध किया किसी बात का, सबसे पहले घर से निकलो। तो घरेलू हिंसा का जो कानून है, PWDV एक्ट है, उसमें जुडिशरी का 100% सेंसिटाइजेशन किया जाए। शादीशुदा स्त्री को घर से जब निकाल के फेंका जाता है तो 24 घंटे में ये कानून राहत देता है, उसको रेजिडेंट ऑर्डर देता है कि उसको घर से नहीं निकाला जा सकता। ये तो किताबेर एक्ट पे लिखा है, लेकिन धरातल पे क्या है? एक बार निकाल देते हैं महिला, वो बेचारी टक्करें खाती रहे। उधर माँ बाप कहते हैं कि हमने तो मरा सांप छुड़ा लिया अपने गले से, जाओ तुम्हारी शादी कर दी, इतना खर्चा कर दिया, वापस मत आओ। और उधर पतिदेव कहते हैं यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, आउट, दिस इज माई हाउस। तो इस पे बहुत काम होना है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है, अभी भी हमारा जो एवरेज सेहत का अगर आप देखें तो ग्रामीण महिला की और शहरी महिला में पहले गैप था कि बुरी सेहत इसकी है कि उसकी है। अब सब इक्वली बैड हेल्थ में, जहां पर मेंटल
वेलनेस, फिजिकल वेलनेस से ज्यादा जरूरी है। हाई स्ट्रेस में आज ग्रामीण महिला भी बहुत हाई स्ट्रेस में जी रही है, और उसकी जो वेलनेस कोशेंट है ऑल ओवर इंडिया, क्या मैं तो एशिया का बोलूंगी, कि जेंडर वेलनेस कोशेंट डिटेरियोरेट कर गया है। सरकारों को इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और यही रीजन है कि C20 में हमारा व्हाइट पेपर जो जेंडर का था उसको इतना अप्रिशिएट किया गया कि हमारी जो वर्क मॉडलिटी है उसमें हम जेंडर वेलनेस कोशेंट को ऊपर लाते हैं, नीचे नहीं जाने देते। तो फिजिकल हेल्थ जितनी जरूरी है, मेंटल हेल्थ भी बहुत आवश्यक है, और उस पे शुरू से काम किया जाए, क्योंकि 6th क्लास 7th क्लास में आते आते बच्चियां PCOD का शिकार हो रही है। इजंट दैट अ बिग थिंग टू वरी अबाउट? सही बात जो है। यंग गर्ल्स 17-18 years old girl is suffering with PCOD. why? और ये बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि अधिकतर लड़कियों को पता ही नहीं। अगर हम ग्रामीण की बात करें तो पता ही नहीं है। हम खुद उस एरिया से आते हैं, मैं खुद पहाड़ से आती हूँ, तो वहां पे अभी भी अगर लड़की को लग भी रहा है कि उसको कुछ ऐसे बदलाव कुछ आ रहे हैं, हार्मोन्स का कुछ ऐसा है, तो उनके घर वाले उस बात पे बात करने के लिए रेडी ही नहीं राजी है। नहीं है, बिल्कुल भी। तो ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि भाई सीमा जी, PCOD 100 ऐसे जैसी विषय हैं जिसपे हम पॉडकास्ट करते करते थक जाएंगे, और वो विषय सारे समाप्त नहीं होंगे। इम्पोर्टेंट है। जेंडर जो है ना, मोस्ट निग्लेक्टेड रहा है। जेंडर पे उतना ही काम हुआ है जितनी ग्रांट्स आ गई हैं। बस सबका इंटरेस्ट उतना ही है, कितनी ग्रांट्स जो है वो नीचे कर ली जाए, बस इतना ही है इंटरेस्ट। जेंडर पे रियल वर्क करना बहुत जरूरी है। और जहाँ पे भी जो लोग भी बैठे हैं, सरकार में कानून बनाने वाली जो पार्लियामेंट है, वहां पर भी अभी जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है, अभी भी नहीं है। तो पुलिस रिफॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रिजन रिफॉर्म्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। मैं उस पर बहुत धुआंधार काम कर रही हूँ, और बहुत सारे व्हाइट पेपर्स लिख रही हूँ, शेयर कर रही हूँ सरकारों के साथ, एक्टिविस्ट लोगों के संग में शेयर करती हूँ। लेकिन एक फर्क है, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्रवादी थी, मैं राष्ट्रवादी रहूंगी। भारत माता जब तक है तब तक हम लोग जिंदा हैं। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल खुल के कहती हूँ, जिसको अच्छा लगे वो भी। और पहले भी ऐसी थी, अभी भी वैसी हूँ, और अभी आगे और 60-60 साल तो जीऊंगी। पहला कंसर्न ये कि हम ऐसी कोई हरकत ना तो करने दें, ना खुद करें जो हमारे राष्ट्र को कमजोर बनाए। बिल्कुल, हर कानून राष्ट्र की मजबूती को, राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए हर कानून बनेगा, और उसमें महिला इक्वल स्टेक लेगी, इसका भी ध्यान रखें। और सिर्फ महिला की बात नहीं कर रही हूँ, जो महिला पुरुष के अलावा जेंडर्स है ना, आज उनका भी नंबर बहुत लंबा चौड़ा है। संस्कारों के नाम पे उनको अलग थलग मत कीजिए, दे आर ऑल्सो सेंटिएंट बीइंग। जिस देश में पशुओं के लिए भी हम दया भाव रखते हैं, उसमें आप इंसानों को कैसे अलग फेंक सकते हो? वो भी इंसान है, सिर्फ उनकी सेक्सुअलिटी अलग है। वो आपको अपनी सेक्सुअलिटी बदलने को नहीं कह रहे, उनकी सेक्सुअलिटी है ना, आप उनका सम्मान कर लीजिए। बिल्कुल, ठीक है, कोई नहीं कह रहा कि आप अपने घर में वैसा ही करूं, कोई नहीं कह रहा है। तो थोड़ा तो चीजों को समझने की बहुत जरूरत है, एंड वी नीड लॉट ऑफ मैच्योरिटी एट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नीचे गिर रही है ड्यू टू मटेरियलिज्म बोल लीजिए, या ड्यू टू ओवर इंडल्जेंस इनटू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जो आप लोगों की जनरेशन है, आप लोगों की वजह से देश आगे, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, और युवा को इसमें आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जिस दिन हमारी युवा पॉपुलेशन अपने हाथ में कमान ले लेगी, बहुत कुछ होगा। और आपने बोला कि मैंने तो अपनी आगे की पीढ़ी संभाल दी है। मेरी तो मशाल लेके चल रही है आगे आगे 7,000 महिलाएं, और 9,000 NGOs हमारी संगठन में है। 9,000 हमारी, पहले ये नंबर हम लोग नहीं बोलते थे, अब है, बोलो क्या कर लोगे हैं। और सारी की सारी महिला की इक्वल स्टेक पे काम कर रही है सब। हम लोग 10 चीजें नहीं करते, हम लोग 100% जेंडर फोकस्ड है, सिर्फ जेंडर पे काम कर रहे हैं। लेकिन जेंडर के साथ साथ राष्ट्रवाद भी लेकर के चल रहे हैं, और चलते रहेंगे, वो बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, इसमें हमारी एक भी महिला पीछे नहीं हटेगी। मजेदार बात, सारी स्टेट्स में हमारी महिलाएं बैठी हैं, सारी स्टेट्स में हमारे बहुत बढ़िया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, और उनको एक चीज मालूम है, हम उनको कानून पढ़ाते हैं। जो कानून पढ़ लेता है वो कभी कानून को तोड़ता नहीं। और डेमोक्रेसी की सेवा और डेमोक्रेसी का सम्मान भी वही लोग करते हैं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत कानून पढ़ रखे हैं, जिन्होंने सारा प्रियम्बल ही हमारा जो है उलट पलट करके रखा हुआ है।
हम उनको, मैं तो उनको गिनती भी नहीं, मेरा बस हम्म। चले तो उनको उनके आधार आईडीज भी वापस करवाऊं, है ना। जी। तो एक बहुत बड़ी चर्चा और बहुत अच्छी चर्चा मैम अभी तक हमारी रही है, और जी, मैं कहती हूँ कि आपसे तो मैं जब भी मिलती हूँ कुछ ना कुछ नया तो मैं सीख ही लेती हूँ, वो चाहे तो वो पर्सनली हो इस चाहे वो प्रोफेशनली हो। इसीलिए आप इतनी देखिए, आप हर जगह से नई चीजों को ग्रैस्प करती है। आज ये युवाओं की भी ड्यूटी है, और साथ ही साथ जो युवा नहीं है, हमारी एज के सीनियर सिटीजन्स हैं, जी आज सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक मैसेज है कि कुछ चीज अगर नई है और अच्छी है, मानवता के हित में है या लोकतंत्र के हित में है, तो उसको सीख लेने में, स्वीकार कर लेने में कोई कुछ बुराई बुराई नहीं नहीं। है। मैं तो आप लोगों से सीखती हूँ, देखिए आज आई आपसे, कितनी सारी चीजें तो मैंने पहले सीखी, तो बिल्कुल। मुझे भी सीखना बहुत पसंद है सीमा जी, और आपका ये गुण आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। जी, बहुत-बहुत थैंक यू मैम। और सबसे बड़ा थैंक यू तो इस बात का कि आपने जो है इतना इतना बिज़ी आपका शेड्यूल रहता है, उसके बाद भी आपने इस चर्चा के लिए अपना टाइम निकाला। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका आज की इस चर्चा में आने के लिए। और मैं भी आपको बहुत सारा साधुवाद धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आप हमारे देश का गौरव हैं। आपके जैसे युवा जो सोशल मीडिया पे अब आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब देश को आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और एक बात कहना चाहूंगी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बहुत थैंक यू फ्रेश मैम। लग रही है, ऐसी ही रहिए। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए एक साथ मिलके बोलते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो दर्शकों, आज के पॉडकास्ट में काफी सारी चर्चा हुई है, काफी सारी नई-नई बातें हमने सीखी और आपने भी जरूर सीखी होंगी। तो ऐसे ही और प्रोग्राम को लेकर मैं जल्दी ही हाजिर होंगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस नॉलेज को बाकी लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ और आईटीजी टॉक्स को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।